हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छोटू हंसदा और जमधा पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टेंस मतलब काल। क्या है यहाँ देखिए दोस्तों, कितना अच्छे तरीके से इसको एक मीनिंग के रूप में और सजा के इसको समझाने का प्रयास किए हैं। देखिए, टेंस का हिंदी अर्थ काल। यह अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। टेंस का अर्थ है काल, अर्थात यह अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो चलिए इसका परिभाषा क्या हम लोग बोल सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। मतलब टेंस अगर हम लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर में वाइक आता है। ठीक है, तो वही बोलना चाह रहा है। जैसे उसमें सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे विस्तार से। तो उसमें जो वर्ब रहता है, जो क्रिया, उसी को हम लोग क्रिया बोलते हैं। यहाँ पे बोला है क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है। मतलब उसका जो क्रिया है वो बताता है कि उसका जो क्रिया है वो किस सिचुएशन में हुआ है। प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, वो चीज़ बता रहा। वो क्रिया ही बताएगा कि वो जो वाइक में जो कंप्लीटिंग मीनिंग जो दिया हुआ है, कंप्लीट सेंस जो निकल रहा है, वो क्या बताता है। मतलब वर्तमान में वाइक रहेगा, पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा, उसका मतलब यही हुआ। वो टेंस का जो वर्ब है वही डिसाइड करेगा कि टेंस किस सिचुएशन में है। तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो कार्य वर्तमान में चल रहे हैं। पास्ट टेंस मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं जो कार्य बीत चुके हैं। फ्यूचर टेंस हम लोग बोल सकते हैं भविष्यत काल, जो आने वाला समय है। अब हम लोग इसमें यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। यहाँ है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। हम लोग क्या भी पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल को हम लोग क्या समझे थे, जो कार्य वर्तमान में चल रहे हैं, जैसे अभी। ठीक है, तो इसका जो होता है 4 भाग होता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। कोई निश्चित नहीं है इसमें, ये टाइमलेस है। इसका वर्ब से हम लोग कुछ पता नहीं कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। ये इंडेफिनिट है। ये क्या है, इंडेफिनिट, अनिश्चित, ये निश्चित नहीं है। ठीक है, और दूसरा है हम लोग का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल
अपूर्ण वर्तमान काल। और हम लोग का हो गया तीसरा, हम लोग का हो गया यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये मतलब पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब परफेक्ट, मतलब कोई भी कार्य पूरा हो चुका है, मतलब पूर्ण है। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खा चुके हैं, इस तरह। और चौथा आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये चीज देखना है, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, यही चीज़ हम लोग को, यही चीज़ पे हम लोग फोकस करना है। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मतलब ये टाइमलेस है। इसका जो क्रिया होता है वो देख के हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि इसका जो सेंस है वो क्या चीज़ में बता रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। ये टाइमलेस है, इनडेफिनिट टेंस है, पता नहीं चलता है। तो फिर बात रही कि हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, मतलब इसमें ता ते ती रहेगा, आगे हम लोग और पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, इसका क्या है देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहीं से शुरू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित वर्तमान काल। तो चलिए दोस्तों, चलिए तो अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचानेंगे कैसे, देखिए सारा चीज़ पहचानने का नियम क्या है तो देखते हैं। चलिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते है इत्यादि रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हमने क्या कहा कि हमने पढ़ा इंडेफिनिट टेंस से पता नहीं कर पाते हैं कि उनका जो क्रिया है वो क्या चीज़ में है। ठीक है, वो पास्ट में बताता है या फ्यूचर में या प्रेजेंट में, इसका सेंस यही ना हम लोग बोले थे। बस इतना हम लोग को पकड़ना है कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह रहेगा। तो जैसे सारा जैसे भी देखिए, जैसे मैं घर जाता हूँ, इसमें देखिए ता हूँ है ना। फिर हो गया आपका हम लोग खाना खाते हैं, इसमें देखिए ते हैं, इसमें देखिए ते हैं। फिर हो गया तुम किताब पढ़ते हो, आप टीवी देखते हैं, पंछी आकाश में उड़ती है, कुत्ता भौंकता है, सूर्य पूरब में उगती है। इसके अंत में, क्रिया के अंत में देखिए पहचानने का नियम ता है, ती है। जैसे देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, देखते हैं, उड़ती है, भौंकता है, उगती है। फिर हम लोग फिर यहाँ आपका हो गया हवा चलती है, लोग हंसते हैं, चमटू रोता है, हम लोग सोते हैं, तुम बोलते हो। देखिए इसमें क्रिया जो है हंसते हैं, रोता है, सोते हैं, बोलते हो। फिर
फिर आपका यहाँ पे हो गया विद्यार्थी हल्ला करते हैं, तुम लोग इंग्लिश सीखते हो, तुम गणित खरीदते हो, वह गाना गाता है, वह बाजार जाती है, राम साइकिल चलाता है, वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, गाय घास खाती है, बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। सब में देखिए ये सब जो है, ये जैसे विद्यार्थी हल्ला करना ये क्रिया होगी। जैसे हल्ला करते हैं, देखिए ते हैं, सीखते हो, खरीदते हो, गाता है, जाती है, बाजार जाती है, ठीक है, साइकिल चलाता है, साइकिल चलाना है ना, वर्षा होती है, होना, मूसलाधार वर्षा होती है भी होना, गाय घास खाती है, बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। ये सब क्या है? पहचानने का नियम। क्या पढ़े थे? पहचानने का नियम। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं इत्यादि रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फिर भी इससे ये सेंस हम लोग निश्चित नहीं कर पाते हैं कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, ये कंटिन्यूअस में है या फ्यूचर में है। ये कंप्लीट पता नहीं चलता है, ये इनडेफिनिट है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं विद्यार्थी हल्ला करते हैं, 1947 में भी वही बोलेंगे, वर्तमान में भी यही बोलेंगे, आने वाले 2030 में भी यही बोलेंगे। ठीक है, मतलब यही हुआ। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुवाद करने का नियम। अनुवाद करने का नियम या बनाने का नियम, मतलब इसको कैसे बनाएंगे, अनुवाद कैसे करेंगे, जैसे हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, एकदम याद रखने वाला है, यहाँ से एकदम याद रखना है, ये रूल है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है, तब वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था को लिखना है, तब क्रिया की पहली अवस्था को लिखते हैं। देखिए ये दूसरी स्टेप है, क्रिया की पहली अवस्था को लिखते हैं। फिर तीसरा में फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखना होता है। ये सब बताएंगे, आगे बताएंगे, ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये क्रिया क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, आगे बताएंगे। अब ये रूल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना होता है, तब क्रिया की पहली अवस्था को लिखना होता है, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखना होता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वाला बात है, इसलिए मैं डबल यहाँ कर दे रहा हूँ, एकदम इसको दिमाग में रखना है। क्या है, यदि सब्जेक्ट कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया के अंत में एस या ई एस लिख दिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। आगे बताएंगे ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका बनावट। मानते हैं उस सब पॉइंट को 4 पॉइंट था। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना होता है, फिर वर्ब को लिखना होता है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, फिर चौथा पॉइंट में हम क्या बताए हैं, यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया के अंत में एस या ई एस लिखना होता है। ठीक है, तो इसका बनावट, चारों पॉइंट को हम लोग नोट डाउन किए, उसको स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखें, ठीक है,
उसके बाद दूसरा में हम लोग क्या लिखें, क्रिया। तीसरा में हम लोग क्या लिखें, ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा मैं अच्छा से बना लेता हूँ। कर्ता, फिर क्रिया, फिर वर्ब। ठीक है, ये तो तीसरा पॉइंट। हम क्या बोले थे, चौथा में हम लोग बोले थे यदि कर्ता थर्ड पर्सन यानी ये यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया के अंत में एस या एस लगाते हैं। ठीक है, एस या एस लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब आगे देखते हैं। इसका मतलब हुआ ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा अलग ही सिचुएशन बन रहा है कि सर ये सब्जेक्ट बोल रहे हैं, फिर ये सिंगुलर सब्जेक्ट बोल रहे हैं, फिर सिंगुलर वर्ब बोल रहे हैं, ये सब क्या है। तो चलिए दोस्तों, वो भी हम बता रहे हैं। हम क्या बोले थे, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारा बताएंगे। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का पहचान। ठीक है, घबराना नहीं है, देखते जाना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पहचान है ना। हम क्या बोले थे कि किसी सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और वर्ब की आवश्यकता होती है, और ऑब्जेक्ट भी। ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट का, लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल यही पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता। यानी कर्ता क्या होता है, तो हम लोग चलिए इसका जवाब है कर्ता। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, बोल के सुन के सब दिमाग से हट गया। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो चलिए यहाँ उदाहरण है यहाँ पे, जैसे वह जाता है। वह जाता है, ये क्या है, ये कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, वह जाता है। तो बोले सर वह जाता है क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहचानने का नियम क्या है। वह जाता है, अंत में क्या है, ता है। ठीक है, इसीलिए इस वाक्य को मैंने लिया है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे वह जाता है, तो इसमें जो है वह जाता है। अब हम लोग समझेंगे सर इसमें काम करने वाला कौन है। तो प्रश्न आप लोग का यह है, काम करने वाला कौन है। तो चलिए, काम करने वाला कौन, जाने का काम कौन करता है। जैसे इस वाक्य में मान लेते हैं कोई वह जाता, हम लोग उसको बोले और हम दो आदमी बात कर रहे हैं, देखो वह जाता है ना। मतलब क्या, वह जाता है मतलब उसका क्या काम कर रहा है वो, है ना, जाने का काम कर रहा है। तो जाने का काम कौन कर रहा है यहाँ, वह कौन है, उसको वह। अब देखिए वह हम लोग किसके लिए बोलते हैं, अगर लड़का है तो वह बोलते हैं, है ना। जैसे वह स्कूल जाता है, अगर लड़की रहता तो वह स्कूल जाती है ना। तो यहाँ पे लिख देते यहाँ पे वह स्त्री के लिए यहाँ पे हो जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है क्रिया। क्रिया क्या होता है, चलिए हम लोग बोलते हैं आगे। हम लोग देखते हैं क्रिया क्या होता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज मैं दिया हूँ एकदम बढ़िया से दोस्तों, आप लोग समझिए अच्छे से। काम होने या करने की प्रक्रिया अथवा जिस पर बल लगता हो,
हम क्या बोले, क्रिया किसे बोलते हैं, काम होने या करने की प्रक्रिया अथवा जिस पर बल या ताकत लगता हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण भी यहाँ है, देखिए जैसे हो गया वह जाती है। तो प्रश्न आप लोग का यहाँ ये है कि सर समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्रिया क्या है, कि यहाँ क्रिया क्या है, वह जाती, इसमें यहाँ क्रिया क्या है। तो हम लोग यहाँ उत्तर यहाँ है आपका जाना। जाना, वह जाती है, यहाँ जाने का काम करने वाला कौन है, वह, ठीक है। और इसमें क्रिया क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, मतलब जा रहा है, कोई भी जा रहा है, तो इसका क्रिया यही हो गया। मतलब हम क्या बोले, ये जाना, तो इसी को यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे जाएंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हो गया आपका ऑब्जेक्ट, हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कर्म। तो चलिए एक एक पॉइंट वाइज दोस्तों इसको भी एकदम अच्छे से लिखा हूँ मैं, बहुत सोच समझ के। तो हम लोग कर्म, चलिए, कर्म पर क्रिया का फल पड़ना अथवा जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो तथा जो प्रभाव झेल रहा हो। मतलब हम लोग एक तरफ से बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ, चलिए मैं लिख रहा हूँ कहाँ चल गया, कि मैं आम खाता हूँ। तो दोस्तों एक एक चीज़ को जानेंगे। यहाँ मैं क्या है, मैं यहाँ हो गया कर्ता, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्रिया, खाने का काम, यहाँ ता हूँ, ठीक है, खाना। उसके बाद हम लोग पढ़े यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी हो गया यहाँ पे आम। मतलब क्या हो गया, कर्म पर क्रिया का फल पड़ना, यानी कि खाना, मतलब कर्म पर, यानी कर्म हो गया आम। मतलब कि हम क्या लिखें यहाँ पे, कर्म पर क्रिया का फल पड़ना, यानी कि कर्म पर क्रिया, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, काम हो रहा खाने का, तो फल पड़ना मतलब हम खा रहे हैं, किसी भी मानते आम को हम खा रहे हैं, ठीक है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, मतलब मैं आम को खा रहा हूँ कट के, तो क्या हो गया, कटा गया, पूरा खा गए, एक टुकड़ा हो गया, फिर 2 टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा हो गया, खाते खाते हम ख़त्म कर दिए, तो खाने का काम हो गया, ठीक है। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, आम पर, हम खा के इसको ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो मान लेते हम खाएं, तो ये ख़त्म हो गया, टुकड़ा हो गया, तो वही जो प्रभाव झेल रहा हो गया। या तो मैं और कुछ बोल सकता था यहाँ पे, मैंने उसे पीटा, मैंने हो गया सब्जेक्ट, हो गया कर्ता, पीटना हो गया क्रिया, उसे मतलब किसी को मैं तो पीटा, डंडा से पीटा, तो उसको दर्द हुआ होगा, वो रोया होगा, उसका हड्डी टूट गया होगा, उसका पैर टूट गया होगा, माई माई बोला होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा हो या प्रभाव झेल रहा हो। मानते हैं फुटबॉल हम लोग खेलते हैं, तो पैर से फुटबॉल को मारते हैं, मानते हैं हम लोग का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया,
ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्या चीज़ को हम लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल को। यहाँ से 1 लात मारा तो उधर फेंका गया, है ना। तो मतलब उस पर प्रभाव पड़ रहा है ना क्रिया का, तो उस जिस पर प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिया हूँ, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ, चलिए। जैसे राम क्रिकेट खेलता है। प्रश्न यहाँ है, सर समझ में नहीं आया। यहाँ प्रश्न आप लोग का है कि यहाँ कर्म क्या है, समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने उत्तर दिया दोस्तों, उत्तर क्रिकेट है जो उसे फेंका जा रहा है अथवा पीटा जा रहा है। ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्या बोले थे, यहाँ पे क्रिकेट है, यहाँ क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मानते हैं क्रिकेट को हम लोग मार रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, मार रहे, छक्का चौका 1-2 रन, मतलब क्रिकेट को पीटे तो क्या प्रभाव झेल रहा है या इधर से उधर फेंका रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे फिर उठे तथ्य है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें दोस्तों। अगर सेशन आप लोग को समझ में आ रहा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस जमदा पाठशाला चैनल को। तो दोस्तों चलिए और आगे पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तथ्य हम लोग का क्या है, यहाँ पे एस या एस जोड़ने का नियम, ठीक है। नोट, मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ को अच्छी तरह से कवर किया है दोस्तों। टिप्पणी, जिस क्रिया यानी वर्ब के अक्षर में क्या है, ओ सी एच एस 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 एच एक्स और जेड हो, जैसे गो, तो इसमें क्या है, गो है तो ई एस में लगाए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ सी एच है तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ कैचेस, तो इसमें ई एस वॉच, ई एस रस, ई एस ये सब लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ आपका हो गया एस एस, तो इसका क्रिया में हम लोग ई एस जोड़ना है। फिर यहाँ आपका हो गया एक्स हो गया, मिक्सेस हो गया आपका। फिर यहाँ आपका हो गया जेड, पजेस हो गया। फिर यहाँ आपका हो गया क्राई, तो क्या हो गया यहाँ पे क्राइज, ठीक दोस्तों समझ में आ गया। ये सब चीज़ को किसके साथ लगाना है, मतलब क्रिया, अगर ऐसी कोई क्रिया हो जिसके अंत में ओ हो, जिसके अंत में सी एच हो, जिसके अंत में एस एस हो, जिसके अंत में एक्स हो, जिसके अंत में जेड हो, जिसके अंत में सी आर वाई हो, तो उसको चेंज करके वाई को आई ई एस में चेंज करना होता है, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, अभी थोड़ा सा हार्ड लगेगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी की ओर। चलिए, जैसे यहाँ पे हम लोग को सारणी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको एकदम ध्यान से देखिए। नहीं समझ में आए तो हो सके इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इसी तरह आप लोग सेशन वाइज अगर आते रहिएगा, देखते रहिएगा, तो ज़रूर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सारणी यानी टेबल
क्या है इसमें थोड़ा चलिए देखते हैं। पर्सन, अब यहाँ पे है अब यहाँ पे क्या है, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ना है पर्सन। पर्सन कितने प्रकार का होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट पर्सन में दो तरह के सब्जेक्ट आएंगे। ये फर्स्ट पर्सन में दो तरह के सब्जेक्ट आएंगे। पहला आपका आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर नंबर भी बोल सकते हैं, एक वचन भी बोल सकते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट आएगा आपका प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है? आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में क्या आता है? वी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन मैं, जो बोलता है। ठीक है, फिर हो गया हम लोग, है ना। फिर हो गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आपका आता यू। ठीक है, तुम, आप। जैसे हो गया आप गाना गाते हो, तुम गाना गाते हो। अगर हमसे छोटा है तो तुम, अगर हमसे बड़ा है तो आप। ध्यान रहे यहाँ क्या है? एक वचन है, सिंगुलर नंबर एक वचन। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू, तुम या आप। सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर तुम लोग या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है। अब हम लोग का यहाँ है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही, जैसे ही वह कपड़ा धोता है, पुरुष के लिए। सी लड़की के लिए, वह चाय बनाती है, ये पुरुष के लिए है। और ये स्त्री के लिए, लड़की के लिए है। और यहाँ है इट, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट। और किसी के नाम, जैसे राम टीवी देखता है, सीता बर्तन धोती है। मोहन आम खाता है। जैसे यहाँ किसी का नाम है। ठीक है, जैसे क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ही, सी, इट और किसी का नाम। अब हम लोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या पढ़ेंगे? जैसे हो गया दे, है ना। दे, वे लोग काम करते हैं, मतलब वे लोग काम करते हैं। फिर हो गया आपका द गर्ल्स, लड़कियां टेनिस खेलती हैं, और इत्यादि। बॉयज़, ये सब हो गया थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब अगले सेशन में और क्लास को बढ़ाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉच। ओके।